गुड आफ्टरनून एवरीवन। मैं डॉक्टर एस के यादव एक बार आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं हमारे सुपर 100 प्रोग्राम के अंदर। तो जैसा कि आप लोग जानते ही हैं कि हमारे इस प्रोग्राम में मैं आप लोगों को बायोलॉजी पढ़ाता हूं और लास्ट वीक हम लोगों ने बायोलॉजी के अंदर जो बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट है वो कंप्लीट कर लिया था। ठीक है, अब हम देखेंगे इसके अंदर बायोटेक्नोलॉजी सेकंड जो आपका चैप्टर है इसका, उसके बारे में देखेंगे। अब जो बायोटेक्नोलॉजी सेकंड देखेंगे इसके साथ साथ हम इसमें बहुत सारी चीजों पर प्रकाश डालेंगे और ये चैप्टर आपके लिए इंपॉर्टेंट भी हैं, तभी आपको पढ़ाए जा रहे हैं। अब प्रकाश किस चीज के रिगार्डिंग डालेंगे भाई? देखिए, जैसे हमारे पास में जो आपका क्या जो प्रोडक्ट बने थे हमारे पास में या प्रोसेस जो हमने बताई थी बायोटेक्नोलॉजी फर्स्ट की, उसके द्वारा कौन कौन से उत्पाद हम लोग बना सकते हैं। इसके अंदर हम लोग जानेंगे कि हमारे पास ट्रांसजेनिक प्लांट क्या होता है, ट्रांसजेनिक एनिमल्स क्या होते हैं, साथ ही साथ हम ये भी जानेंगे जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म किसे कहते हैं, और इसके साथ हम लोग ये भी जानेंगे कि जो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं इनका उपयोग किस प्रकार से किया जाता है और क्या क्या इनके फायदे हैं। ठीक है, तो देर ना करते हुए चलिए शुरू करते हैं अपने लेक्चर को। हम चलेंगे अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ और वहां पर समझेंगे अपने इस चैप्टर के बारे में। तो चलते हैं अपने व्हाइट बोर्ड की तरफ। चलिए, तो चलिए डियर, जैसा कि मैंने आप लोगों को बताया था कि हम लोग इसके अंदर शुरुआत करते हैं। ठीक है, तो हमारे पास जो चैप्टर है वो है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। तो हमारा चैप्टर है एप्लीकेशंस ऑफ बायोटेक्नोलॉजी कि बायोटेक्नोलॉजी की क्या क्या हमारे पास में एप्लीकेशंस हैं, उनके बारे में हम लोग यहाँ पर समझेंगे। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इसके अंदर क्या क्या हमारे पास एप्लीकेशंस है बायोटेक्नोलॉजी और किस किस प्रकार से इनका उपयोग किया जाता है। तो सबसे पहली चीज तो जैसे कि मैंने आपसे बताया था कि हमारे पास में जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका जो उपयोग करते हैं अब लोग इंडस्ट्री के अंदर बहुत सारी चीजों के लिए करते हैं इसका उपयोग। ठीक है, हम प्रोडक्ट बनाने के लिए करते हैं, विभिन्न प्रकार के उत्पाद बनाने के लिए करते हैं। अब ये जो उत्पाद हो सकते हैं, हो सकता है ये आपके भोजन के रिगार्डिंग हो सकता है ये उत्पाद आपके लिए एज ए मेडिसिन हो, तो उस तरह से हम लोग उपयोग करते हैं। ठीक है, तो हम क्या क्या बताएंगे कि हमारे पास में जो बायोटेक्नोलॉजी है इसका एप्लीकेशन कहाँ कहाँ होता है। तो इसके अंदर देखिए क्या बताते हैं कि बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग निम्नलिखित में होता है। निम्नलिखित में होता है। अब देखिए किस किस में होता है बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग, बात कर लेते हैं इसके अंदर। सबसे पहली चीज यहाँ पे हम देखेंगे थेराप्यूटिक्स। थेराप्यूटिक्स का मतलब डियर क्या हुआ? थेराप्यूटिक्स का मतलब ये हुआ उपचार में। आपको कोई बीमारी होगी या आपके लिए उपचार करना है तो उसके अंदर इसका उपयोग होता है। दूसरा हम लोग यहाँ पे बात कर लेते हैं थेराप्यूटिक्स के बाद में डायग्नोस्टिक्स। डायग्नोस्टिक्स में हम इसका उपयोग करते हैं। डायग्नोस्टिक्स का मतलब होता है किसी बीमारी की पहचान करना। ठीक है, अब देखिए आज की डेट में हमारे पास में सबसे ज्यादा जो बीमारी सुनी गई है वो क्या है? कोविड का इन्फेक्शन। ठीक है, कि कोरोना क्या सिम्टम्स आपके अंदर है या नहीं है। ठीक है, तो बेसिकली ये जो कोरोना है इसकी पहचान जो की जा रही है उसमें भी हमने बायोटेक्नोलॉजी का ही उपयोग किया है। बोलते हैं ना RT-PCR। ठीक है, तो हम उसी का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा तीसरा फूड प्रोडक्शन में हम इसका उपयोग करते हैं, मतलब एग्रीकल्चर के अंदर हम यूज करते हैं। हम किस में उपयोग कर रहे हैं? एग्रीकल्चर में। ठीक है भाई, आप खेती करते हैं, खेती से भोजन का उत्पादन करते हैं तो उसमें भी हम बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। ठीक है, इसके अलावा प्रोसेस्ड फूड के अंदर आपके पास में कैन फूड आता है, डब्बे में पैक आपके पास में भोजन आता है,
ठीक है। अब ये बना बनाया जो भोजन आ रहा है उसके अंदर किसी प्रकार की बीमारी पैदा करने वाला जीवाणु तो नहीं है, किसी प्रकार का कवक तो नहीं है, किसी प्रकार की हानि तो नहीं हो रही है। उस चीज का अंदर हम लोग किसका उपयोग करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। इसके अलावा फिर आता है बायो रेमिडिएशन। बायो रेमिडिएशन, अब बायो रेमिडिएशन की बता देता हूं मैं आपसे क्या मतलब हुआ इसका। देखिए, बायो रेमिडिएशन का मतलब ये होता है कि किसी चीज को कोई हानि पहुंच चुकी है, जैसे कोई सोइल है वो खराब हो चुकी है, ठीक है। अब सोइल खराब होने के बाद में आप उसके अंदर कुछ उगा नहीं सकते, बस जमीन बंजर हो चुकी है। अब उस बंजर जमीन को कैसे हम उर्वरक बनाएंगे, उस चीज के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करते हैं। मान लीजिए कहीं पे एल्युमिनियम की बहुत ज्यादा मात्रा हो गई है, तो हम क्या करेंगे? वहां से एल्युमिनियम की मात्रा को कम कर देंगे। तो इस तरह से हम लोग बेनिफिट लेते हैं, ठीक है। चलिए, छठा हम बात करते हैं इसके अंदर बायो रेमिडिएशन के बाद में। अगला आता है वेस्ट ट्रीटमेंट। वेस्ट ट्रीटमेंट, अब देखिए वेस्ट ट्रीटमेंट का मतलब क्या हुआ हमारे लिए? खाली भोजन ही एक बड़ी समस्या नहीं है, साथ ही साथ कचरा जो उत्पन्न होता है ये भी हमारे लिए एक बहुत बड़ी समस्या है। आपको पता है ना कि वातावरण को सबसे ज्यादा प्रदूषित कौन कर रहा है? जो हमारे द्वारा बनाया गया वेस्ट उत्पाद है, जो अपशिष्ट पदार्थ है, ये सबसे ज्यादा हमारे वातावरण को प्रदूषित कर रहे हैं, दूषित बना रहे हैं। जैसे वहां से आपको जब भी आप कूड़े के ढेर के पास से निकलते हैं ना, तो बदबू आती है, आपको बहुत ज्यादा, आपको सांस लेने में दिक्कत होती है। विभिन्न प्रकार के जीवाणु, विषाणु, ठीक है, कीड़े मकोड़े उसके आसपास रहना शुरू कर देते हैं, और वही कीड़े मकोड़े आपके यहाँ पहुंचेंगे तो आपको भी बीमार कर देंगे, ठीक है। तो हम बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा कुछ ऐसे मेथड्स को तैयार करते हैं, वो जो अपशिष्ट पदार्थ है वो ना केवल हमारे वातावरण को दूषित करने से रोक सके उसको, साथ ही साथ हम उस अपशिष्ट पदार्थों का उपचार करके कुछ यूजफुल प्रोडक्ट भी बना सकते हैं, जैसे बायोगैस वगैरह। तो उसमें भी हम इसका उपयोग कर सकते हैं। और जैसा कि मैंने आपको बताया कि अभी वेस्ट मटेरियल को यूज करके हम बायोगैस बना सकते हैं, तो मतलब क्या कर रहे हैं? ऊर्जा का निर्माण कर रहे हैं। तो हम एनर्जी प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। आपको पता है कि देखिए, हम चाइना को जो है बहुत सारी चीजें के लिए बोलते हैं कि चाइना ऐसा है, चाइना वैसा है, लेकिन आपको पता है चाइना के अंदर एक बहुत चीज बहुत अच्छी होती है। जैसे हमारे घरों में सड़ा गला मटेरियल जो होता है, हम सबको एक साथ रखते हैं, चाहे प्लास्टिक का हो, चाहे आलू के छिलके हो, चाहे बची हुई रोटी हो, चाहे प्लास्टिक की पन्नी हो, हम सब चीजों को एक साथ कूड़ेदान में डाल देते हैं। लेकिन चाइना के अंदर ऐसा नहीं किया जाता, बल्कि चाइना नहीं, सभी विकसित कंट्रीज के अंदर ऐसा नहीं किया जाता। वो लोग क्या करते हैं? वो लोग गीला कूड़ा अलग रखते हैं, सूखा कूड़ा अलग रखते हैं। हमारे यहाँ पे जो कूड़ा लेने आता है वो भी बोलता है कि गीला कूड़ा अलग डालिए, सूखा कूड़ा अलग डालिए। बोलते तो हैं, ऐसा वो अनाउंसमेंट तो करते हैं, लेकिन उन्हीं का बंदा सारा कूड़ा एक जगह डालता है। अब गीला कूड़ा क्या होता है? ये डिकम्पोजेबल होता है, मतलब ये क्या होता है? अपघटित हो सकता है, इसका डिकम्पोजिशन हो सकता है। तो जब इसका डिकम्पोजिशन होता है गीले कूड़े का, तो वहां से निकलती है मीथेन गैस, और मीथेन गैस को हम यूज कर सकते हैं, ठीक है। चाइना के अंदर बनाया है इसी तरह से आता है वेस्ट ट्रीटमेंट प्लांट को, कि वहां पे जितने भी बायोडिग्रेडेबल मटेरियल होता है वो उसका उपयोग करते हैं, और वहां से ना केवल खाद तैयार करते हैं, साथ ही साथ एनवायरमेंट को दूषित होने से भी बचाते हैं, और उससे बनने वाले गैस से वो ऊर्जा का भी निर्माण करते हैं। तो सारे काम कर लेते हैं। तो देखिए कितना अच्छा उपयोग किया उन्होंने। तो इसी प्रकार से हम लोग बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग करके मेडिसिन के लिए यूज कर सकते हैं, किसी बीमारी की पहचान में कर सकते हैं, हम एग्रीकल्चर में कर सकते हैं, जो भी प्रोसेस फूड है उसके अंदर कर सकते हैं। बायो रेमेडिएशन मैंने आपको बता दिया, वेस्ट ट्रीटमेंट बता दिया, और एनर्जी प्रोडक्शन बता दिया। इन सब चीजों के अंदर हम बायोटेक्नोलॉजी का यूज कर सकते हैं, ठीक है। अब हम इसमें आगे बढ़ते हैं, ठीक है। आगे क्या बढ़ेंगे? जो हमारे पास में रिसर्च एरियाज हैं बायोटेक्नोलॉजी के, वो क्या है हम बात करेंगे यहाँ पे। तो हम क्या बताते हैं? रिसर्च एरियाज ऑफ बायोटेक्नोलॉजी। ठीक है, बायोटेक्नोलॉजी के शोध के क्षेत्र, बायोटेक्नोलॉजी के शोध के क्षेत्र, ये कहाँ कहाँ शोध होता है बायोटेक्नोलॉजी के अंदर। तो देखेंगे, हम बात करेंगे यहाँ पे कौन कौन से हमारे पास रिसर्च एरिया है। तो चलिए बात करते हैं। तो सबसे पहला चीज होता है कैटलिस्ट को बनाना, प्रोडक्शन ऑफ कैटलिस्ट। अब कैटलिस्ट कुछ भी हो सकता है, ये एक आपका एंजाइम भी हो सकता है, या फिर कोई प्रोटीन भी हो सकती है।
हम बात करेंगे यहाँ पे प्रोटेक्शन बनाने के। तो हम क्या करेंगे, ठीक है, हम क्या करेंगे कि यहाँ पर जो भी हमारे पास कैटलिस्ट है, हो सकता है कि वो जैसे मैंने बताया प्रोटीन हो सकता है कि ये आपका ऑर्गेनिज्म हो, जीव हो, वो कैटलिस्ट की तरह से काम करे। कैटलिस्ट क्या होता है, जो आपकी अभिक्रिया को बढ़ा देता है, घटा देता है, वही कैटलिस्ट होता है, ठीक है। उत्प्रेरक जिसको आप बोलते हो। अगर मैं दूध से दही बना रहा हूं तो मेरे लिए कैटलिस्ट है स्ट्रेप्टोकोकस लैक्टिस, ठीक है, या फिर लैक्टोबैसिलस वल्गैरिकस, लैक्टोबैसिलस एसिडोफाइलस, ये मेरे पास में कैटलिस्ट है, ठीक है। अब मुझे इनका निर्माण करना है। कैसे निर्माण करना है, तो हम क्या बताते हैं कि अभिक्रिया रिएक्शन में भाग लेने वाले जीव कोमा, ठीक है, एंजाइम आदि को इम्प्रूव करके बनाना, ठीक है, और बेहतर बनाते हैं हम लोग, ठीक है। अब क्या कर लिया हमने, देखिए हमने कैटलिस्ट तैयार कर लिया। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे कहूं, जो मेरे पास में कैटलिस्ट है आपका इंसुलिन, ठीक है, रिएक्शन है इंसुलिन का निर्माण कराना, तो उसको बनाने के लिए मैंने इकोलाई का उपयोग किया, एस्केरिसिया कोलाई का उपयोग किया, और मैंने क्या किया, जेनेटिकली इंजीनियरिंग का यूज करके जीव बना लिया। ये जीव क्या है, स्पेशली हम बात करते हैं यहाँ पे किसकी, माइक्रोब्स की, सूक्ष्म जीव की, ठीक है। हमने सूक्ष्म जीव को बना लिया। अब सूक्ष्म जीव को बनाने के बाद में उसकी सेवा को प्राप्त करने के लिए मुझे ऐसा माध्यम क्रिएट करना होगा जहां पे ये जीव सबसे ज्यादा फले फूले, और जब सबसे ज्यादा फले फूलेगा तो मुझे जो मेरा उत्पाद है वो भी प्रदान करेगा। तो हम क्या बताते हैं इसके अंदर, नेक्स्ट हम यहाँ पे बताते हैं ऑप्टिमम कंडीशंस। नेक्स्ट हो जाएगा डियर ऑप्टिमम कंडीशंस। अब ऑप्टिमम कंडीशंस को हम यहाँ पे मेंटेन करते हैं। अब ऑप्टिमम कंडीशंस का मतलब क्या हुआ, यहाँ पर हम ऐसा वातावरण तैयार करते हैं जहां पे हमारा कैटलिस्ट काम कर सके। तो हम क्या बताते हैं, कैटलिस्ट के कार्य को सपोर्ट करने के लिए एक एनवायरनमेंट बनाया जाता है, तो वो कार्य को सपोर्ट करे, इसलिए हम यहाँ पर एक एनवायरनमेंट ऐसा बना देंगे, ठीक है। तो चलिए हमने एनवायरनमेंट भी बना दिया। अब इसके बाद क्या होगा, अब हमारा कार्य हो गया, मान लीजिए इकोलाई के थ्रू हम लोग इंसुलिन बना रहे हैं। अब इंसुलिन बन तो गया है, लेकिन उपयोग कैसे होगा, जब हम इंसुलिन को प्योरीफाई करेंगे। अब इंसुलिन को प्राप्त करने की जो प्रक्रिया होगी वो कहलाएगी डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो हम यहाँ पे करेंगे डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। उम्मीद करता हूं आप लोगों ने नोट किया होगा। अब हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। तो नेक्स्ट है हमारा और आखिरी इसके अंदर ये है डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। अब डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब क्या हुआ, ये मैं आपको समझा देता हूं। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग का मतलब हुआ, ठीक है, एक जीव के द्वारा उत्पाद बनाने के पश्चात उत्पाद को माध्यम से अलग तथा प्यूरिफाई मतलब प्योर करना, प्यूरिफाई करने की प्रक्रिया डाउन स्ट्रीम प्रोसेसेस कहलाती है। डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग कहलाती है। तो अब आपसे पूछता है कोई डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग क्या है, तो आप क्या बता देंगे
कि जीव ने जो माध्यम के ऊपर हमारे पास, ठीक है, अपना उत्पाद बना लिया है, हम उस उत्पाद को प्राप्त करेंगे और बाद में उसको प्योरीफाई करेंगे, तो यही कहलाएगा डाउन स्ट्रीम प्रोसेसिंग। तो हमारा बायोटेक्नोलॉजी भी इसी प्रकार से काम करता है। अब हम बात करेंगे यहाँ पर जो बायोटेक्नोलॉजी है वो किस प्रकार से हमारे पास एग्रीकल्चर के अंदर अपना योगदान देता है। तो जैसा कि मैंने आपसे बताया कि कुछ कुछ चीजों के ऊपर हम लोग यहाँ पर फोकस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग यहाँ पे देख लेंगे कि बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा, ठीक है, कैसे हम एग्रीकल्चर के अंदर काम करते हैं। अब यहाँ पे मैं आपको एक चीज और बता देता हूँ, छोटी सी वो चीज है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। दो टर्म आती हैं, देखिए, एक आता है, हम कहते हैं जीएमओज। जीएमओज का मतलब होता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिजम्स। जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म, तो जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म की हम बात कर लेते हैं। बेसिकली क्या होते हैं, तो वो जीव जिनको बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा या फिर जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा या फिर रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा बनाया जाता है, उनको कहा जाता है जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म। तो क्या बताते हैं, वे जीव जिन्हें रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी जो हमारा टॉपिक चल रहा था पिछले चैप्टर के अंदर, मेन वही रिकॉम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी, या फिर हम क्या कहते हैं इसको, जेनेटिक इंजीनियरिंग। हिंदी में क्या था, जेनेटिक इंजीनियरिंग, जीन अभियांत्रिकी, जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा बनाया जाता है। तो पहली चीज तो आपको समझ में आ गई कि हमारे पास जो जीएमओस क्या होते हैं, जेनेटिकली मॉडिफाइड ऑर्गेनिज्म होते हैं। अब इसके अंदर मैं आपको बताता हूं एग्जांपल, और आप लोगों ने बड़ा नाम सुना होगा इन एग्जांपल का, बीटी कॉटन इज अ गुड एग्जांपल ऑफ दैट, ठीक है। क्या, बीटी कॉटन, आपकी किताब के अंदर भी दिया हुआ है बीटी कॉटन, तो ये बहुत अच्छा एग्जाम्पल हो जाता है जीएमओस के अंदर एक नाम, ठीक है। अब जीएमओ के साथ साथ एक चीज और आती है, हम उसके बारे में बात कर लेंगे अभी, ताकि भविष्य में हमें कोई समस्या ना आए समझने में, ठीक है। तो उम्मीद करता हूं कि आप लोगों ने इसको नोट किया होगा डियर। थोड़ा सा आगे देख लेते हैं। चलिए अब हम इसमें आगे बढ़ेंगे, आगे देखते हैं हम लोग इसका अपना। तो नेक्स्ट है हमारे पास में, ठीक है, एक नाम और आता है, आप लोगों ने शायद सुना होगा, वो कहलाता है ट्रांसजेनिक प्लांट, ट्रांसजेनिक एनिमल या ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो हम क्या कहते हैं, नाम आता है ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म, ठीक है, ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म। तो बेटा ट्रांसजेनिक ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, थोड़ा सा इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले जो ट्रांसजेनिक नाम आया ये कहां से आया है, इसके बारे में समझते हैं, ठीक है। जब किसी जीन को एक स्पीसीज से निकालकर किसी दूसरी स्पीसीज में डाला जाता है तो इस जीन को ट्रांसजीन कहते हैं। तो जीन क्या कहलाएगा, ट्रांसजीन कहते हैं। तो जीन हो गया हमारा ट्रांसजीन, तो ठीक है। तथा जिस
तथा जिस जीव में यह जीन डाला जाता है वह जीव ट्रांसजेनिक जीव कहलाता है। ये बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए ना। ट्रांसजेनिक जीव कहलाता है, तो वो जीव कहलाएगा हमारा ट्रांसजेनिक जीव। ठीक है, अब एग्जांपल में जैसे मैं आपको बता दूं, मान लीजिए बैक्टीरिया है, ठीक है, प्लस ट्रांसजीन। बैक्टीरिया लिया हमने, ट्रांसजीन लिया, तो क्या बना? ट्रांसजेनिक बैक्टीरिया, है ना। अब ऐसी मान लीजिए हमारे पास में प्लांट है प्लस ट्रांसजीन है, तो हमारे पास क्या बना? ट्रांसजेनिक प्लांट। हमारे पास बना ट्रांसजेनिक प्लांट। मान लीजिए कि मेरे पास एनिमल है और एनिमल के साथ मैंने क्या ऐड किया? ट्रांसजीन। अब मैं एनिमल के साथ अगर ट्रांसजीन को ऐड करता हूं तो हमारे पास क्या बनेगा? ट्रांसजेनिक एनिमल। तो देखिए कितना इजी है ये समझना। ठीक है, आराम से इसको आप समझ सकते हैं, तो नोट कर लीजिए फटाफट इसको, आगे बढ़ते हैं फिर। चलिए डियर, अब इसके बाद में मैं आपको बताता हूं, ये आपने नोट कर लिया होगा। ठीक है, अब हम इसमें आगे बात करते हैं कि हमारे पास में एप्लीकेशंस को लेके, तो जैसे हम पहले बात कर लेते हैं यहां पर, ठीक है, कि बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन एग्रीकल्चर। तो पहला हम देख लेते हैं बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशंस इन एग्रीकल्चर। कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग, कृषि के क्षेत्र में बायोटेक्नोलॉजी का उपयोग। ठीक है, तो हमारे पास में मेनली जो हमारे पास कृषि है, कृषि देखिए किस चीज से रिलेटेड होती है? कृषि रिलेटेड होती है आपके भोजन के निर्माण से, भोजन के उत्पादन से। तो कुल मिला के हमें क्या करना है? भोजन का उत्पादन ही बढ़ाना है, ठीक है, या फिर भोजन की जो क्वालिटी है हम उसको बदलना है, तो बस हम यही करते हैं। ठीक है, तो हम देख लेते हैं यहाँ पे किस किस चीज से ये बेनिफिट पहुंचाता है। तो देखिए पहली चीज तो यहाँ पे मैं बात कर लेता हूं, तो हमारे पास में जो भोजन है उसकी जो मात्रा है उसको बढ़ाने के लिए हम कर सकते हैं उपयोग वैसे तो, ठीक है, नॉर्मली कुछ चीजों का जिससे हमारे भोजन की मात्रा बढ़ सकती है। तो हम क्या बताते हैं कि एग्रीकल्चर में भोजन की मात्रा को बढ़ाने के लिए 3 कार्य किए जाते हैं। अब क्या क्या कार्य होते हैं उनकी हम बात कर लेते हैं। देखिए सबसे पहला कार्य क्या होता है इसके अंदर? पहला होता है एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर।
एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर। अब एग्रोकेमिकल बेस्ड एग्रीकल्चर का मतलब क्या हुआ बेटा? इसका मतलब यह हुआ कि आप इसमें जो है रासायनिक खाद का उपयोग कर रहे हो। किसका उपयोग कर रहे हो? रासायनिक खाद का। ठीक है, केमिकल फर्टिलाइजर्स का उपयोग करते हैं। किसका उपयोग करते हैं हम लोग? केमिकल फर्टिलाइजर्स, हम इसका उपयोग करते हैं। ठीक है, दूसरा हम बात कर लेते हैं। यहां पर दूसरा हमारे पास में आता है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर। ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर, आपको पता है ना आजकल बहुत ज्यादा चल रहा है ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर का कॉन्सेप्ट, कि हम भाई किसी भी प्रकार के रासायनिक केमिकल का उपयोग नहीं करते हैं। जो भी हमारे पास में अपशिष्ट पदार्थ बन के आते हैं खेती से, हम उन्हीं को जो है खाद के रूप में उपयोग करते हैं। तो ऑर्गेनिक एग्रीकल्चर आ जाता है। तीसरा जो हमारे पास मेथड है, तीसरा मेथड ये है कि हम लोग जेनेटिकली मॉडिफाइड क्रॉप का उपयोग करें। तो हम क्या करते हैं इसके अंदर? ठीक है कि जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर। ठीक है, अब जेनेटिकली इंजीनियर्ड क्रॉप बेस्ड एग्रीकल्चर क्या है कि इसके अंदर हम क्या करेंगे? देखिए, हम तो इसमें यूज करते हैं नेचुरल फर्टिलाइजर। हम किसका यूज कर रहे हैं यहाँ पे? नेचुरल फर्टिलाइजर। हम केमिकल फर्टिलाइजर का उपयोग नहीं कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन इसकी हम बात करते हैं तो हम इसमें क्या यूज करते हैं? हम इसमें यूज करते हैं GMOs या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट का। पीछे बताया था मैंने आपको अभी, या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट का हम उपयोग करते हैं इस मेथड के अंदर। तो तीसरा मेथड जो होता है वो हमारा बायोटेक्नोलॉजी बेस्ड एप्लीकेशन है। प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट, प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट के निर्माण करने की प्रक्रिया। ठीक है, तो ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाने के लिए हम क्या करते हैं? हम उपयोग करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो मैंने अभी आपको पीछे बताया था, यहां तो आपके पास डेफिनेशन आसानी से आ जानी चाहिए थी। तो कैसे आएगी डेफिनेशन? तो देखिए इसमें हम कैसे बताते हैं। जब प्लांट को एक या एक से ज्यादा ट्रांसजेनिक जीन का उपयोग करके बनाया जाता है। जब प्लांट को एक या एक से ज्यादा ट्रांसजेनिक जीन का उपयोग करके बनाया जाता है तो वह प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाता है। ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा? ट्रांसजेनिक प्लांट कहलाएगा। ये तो आपको मैंने बता दिया। अब ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाने के लिए हम बता रहे हैं कि हम ट्रांसजीन का ट्रांसफर करेंगे। अब ट्रांसजीन का अगर हम ट्रांसफर करते हैं, ठीक है, तो उसके लिए हम क्या करेंगे? हम उसके लिए यहां पर उपयोग करेंगे जेनेटिक इंजीनियरिंग का। तो हम क्या बताएंगे? जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करके ट्रांसजीन को पादप में डालकर ट्रांसजेनिक प्लांट बनाते हैं। ठीक है, अब हम क्या करेंगे? हम जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करेंगे। अब हमारे पास में जो जेनेटिक इंजीनियरिंग का उपयोग करते हैं उसके अंदर एक वेक्टर की आवश्यकता होगी हमें। अब यहाँ पे आपके लिए बड़ा इंपॉर्टेंट बन जाता है कि हम पादपों में कौन से वेक्टर का उपयोग करेंगे। तो यहाँ पे पादपों में वेक्टर जिसका उपयोग करते हैं वो होता है TI प्लाज्मिड। यहाँ पे मैं स्टार लगा रहा हूं, मतलब स्पेसिफिक पॉइंट हो जाएगा। तो हम बताते हैं कि
ट्रांसजेनिक प्लांट के प्रोडक्शन में, ट्रांसजेनिक प्लांट के प्रोडक्शन में टीआई प्लाज्मिड वेक्टर का उपयोग किया जाता है, का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाता है। हम टीआई प्लाज्मिड का सबसे ज्यादा उपयोग करते हैं। और जो टीआई प्लाज्मिड है ये किसमें पाया जाता है? टीआई प्लाज्मिड मिलता है हमारे एक बैक्टीरिया में, जो बेसिकली हमारे ज्यादातर स्पर्मेटोफाइट्स मतलब बीज वाले पौधों का एक पैथोजन है। ठीक है, टीआई प्लाज्मिड ब्रैकेट में लिखेंगे ट्यूमर इंड्यूसिंग प्लाज्मिड, ठीक है। एग्रोबैक्टीरियम, अब आपके पास में यहां से क्वेश्चन आ जाता है कि टीआई प्लाज्मिड किस जीव में पाया जाता है, तो ये नाम देखिएगा, साफ साफ लिखिएगा, AGROBACTERIUM, एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन में पाया जाता है, ठीक है। तो इसमें ही हमें देखने को मिल जाता है। अब क्या होता है मैं आपको बताऊं, जो हमारे पास में एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन है, ये नेचुरल आपका जेनेटिक इंजीनियर कहलाता है। क्यों कहलाता है? क्योंकि इसकी वजह से, ठीक है, जो हमारे पास प्लांट है इसके बहुत सारे भागों में प्रभाव पड़ता है। देखिए, जेनेटिक इंजीनियरिंग वो होते हैं जो जीव के जीन में परिवर्तन लेके आए, ठीक है, और नेचुरल जेनेटिक इंजीनियरिंग वो कहलाते हैं जो प्राकृतिक रूप से इस काम को करें, क्योंकि आर्टिफिशियल तो हम कर रहे हैं। तो जैसे वायरस है, वायरस भी मॉडिफिकेशन लेके आता है। जो ये एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन है, ये भी आपके पास में कुछ परिवर्तन लेके आता है। इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, ये ऐसा बैक्टीरिया है जो प्राकृतिक जेनेटिक इंजीनियर है। तो हम क्या बताते हैं, देखिए आगे इसमें, ठीक है, इसको देखेंगे। एग्रोबैक्टीरियम, ये एग्रोबैक्टीरियम छोड़िए, पीछे तो लिख ही लिया हमने नाम। इस बैक्टीरिया को नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं, नेचुरल जेनेटिक इंजीनियर भी कहते हैं, क्यों कहते हैं? क्योंकि यह है या फिर क्योंकि यह की जगह इसके प्लाज्मिड, क्योंकि इसके प्लाज्मिड, कौन सा प्लाज्मिड है? टीआई प्लाज्मिड है ना। प्लाज्मिड के जीन पादप के कई भागों पर प्रभाव डालता है, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं इसके अंदर हमारे पास में जो ये बैक्टीरिया है, ठीक है, ये जैसे जैसे जितने टाइप के आपके पादपों के ऊपर प्रभाव डालेगा, हम उतने ही प्रकार के पादपों को जेनेटिकली मॉडिफाइड बना सकते हैं इसका उपयोग करके। तो हम क्या कर सकते हैं, कहते हैं कि यह बैक्टीरियम लगभग सभी ब्रॉड लीव्स मतलब चौड़ी पत्ती, ठीक है, ब्रॉड लीव्ड मतलब चौड़ी पत्ती वाले पादप, प्लांट्स, ब्रॉड लीव्ड प्लांट्स मतलब चौड़ी पत्ती वाले पादप, ठीक है, पादप पर
अपना प्रभाव डालता है। इसी वजह से इस बैक्टीरियम का उपयोग लगभग सभी पादपों पर किया जा सकता है, है ना। हम लगभग सभी पादपों पर इस पादप का उपयोग, मतलब इस बैक्टीरियम का उपयोग कर सकते हैं। ठीक है, अब हम बात करेंगे यहाँ पर कैसे हम उसको करते हैं। तो मैं एक पूरी प्रोसेस आपको समझाता हूँ। देखिए यहाँ पर कि प्रोसेस कैसी होगी उसको मैं समझा देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। ठीक है, अब मैं प्रोसेस को बताता हूँ। प्रोसेस छोड़े, प्रोसीजर कर देते हैं इसको ना, कि प्रोसीजर कैसा होगा उसको बनाने का। तो हमारे पास में वही तरीका जो हमने पीछे वाली क्लास के अंदर देखा था कि क्या क्या स्टेप्स होंगे, वो सारे स्टेप्स हम इसके अंदर देख लेते हैं। अब देखिए क्या करेंगे हम लोग उसको। सबसे पहला, या इसको ना फ्लो चार्ट की फॉर्म में समझते हैं बेटा, वो ज्यादा अच्छा रहेगा। अगर हम प्रोसीजर की बात करें तो हम बता रहे हैं यहाँ पे कॉमन प्रोसीजर है, सबके लिए अप्लाई होगा। और नेक्स्ट टाइम से हम क्या करेंगे, हम थोड़ा सा मॉडिफिकेशन करेंगे और अपने बाकी चीजों को कर लेंगे। जैसे एग्जांपल के तौर पे मैं आपसे बताऊं, मैंने क्या लिया, ठीक है, यहां पे लिया एक ऑर्गेनिज्म लिया, ठीक है, फॉर ट्रांसजीन को लेने के लिए मैंने ऑर्गेनिज्म लिया, ऑर्गेनिज्म फॉर ट्रांसजीन। अब क्या किया, ठीक है, हमने इस जीव का डीएनए निकालते हैं। पहले हम इस जीव से डीएनए निकाल लेंगे। अब देखिए सारे स्टेप को आप फॉलो करेंगे ना, तो आगे जाके हमारे पास में अगर आप इसको समझेंगे तो जितने भी एप्लीकेशन आ जाएंगे फिर हमारे पास वो सारी आसान हो जाएंगे। इस जीव का डीएनए निकालते हैं, ठीक है। अब क्या करेंगे, अब वेक्टर क्या है हमारे पास, टीआई प्लाज्मिड। वेक्टर क्या है, टीआई प्लाज्मिड। तथा जीव जो हमने ऊपर लिया है, ठीक है, कि डीएनए को रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा कट करवाते हैं, हमने वेक्टर पे भी कट लगवा दिया, किससे, रेस्ट्रिक्शन एंजाइम के द्वारा, और जीव के डीएनए को भी कट करवा दिया। अब क्या होगा, ठीक है, अब अगला स्टेप क्या होगा, अब जीव के डीएनए में उपस्थित, या डीएनए में उपस्थित नहीं करेंगे हम, जीव के डीएनए के टुकड़ों को, मतलब पीसेस को जेल इलेक्ट्रोफोरेसिस से गुजारते हैं तथा अपना ट्रांसजीन प्राप्त कर लेते हैं, अपना ट्रांसजीन प्राप्त कर लेते हैं। हमने क्या किया, ट्रांसजीन प्राप्त कर लिया। अब ट्रांसजीन हमारे पास में आ गया। अगला स्टेप क्या होगा, ट्रांसजीन और वेक्टर को एक साथ जोड़ना, ठीक है। लेकिन उससे पहले हम क्या करेंगे, जो ट्रांसजीन है इसकी मात्रा को बढ़ा देंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेप क्या होगा, आप उसी के साथ फॉलो करते जाएंगे, ठीक है। अब नेक्स्ट स्टेप क्या होता है, ट्रांसजीन को पीसीआर के द्वारा संख्या में बढ़ाया जाता है। अब हम पीसीआर का उपयोग करेंगे, उसको संख्या में बढ़ा देंगे।
तो संख्या बढ़ा दी हमने। नेक्स्ट स्टेप देख लेते हैं इसके बाद क्या होगा अब। ठीक है, ट्रांसजीन तथा वेक्टर को डीएनए लाइगेज की सहायता से आपस में जोड़ देते हैं, ठीक है डियर। हमने जोड़ दिया। अब जोड़ने के बाद क्या करेंगे देखिए, इसके बाद अगला स्टेप, इस रिकॉम्बिनेंट कंस्ट्रक्ट को ठीक है एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन में डालते हैं। ठीक है, अब हमने एग्रोबैक्टीरियम ट्यूमीफेसियन में डाल लिया। अब क्या करेंगे, हम वेक्टर्स के अंदर उपस्थित जो हमारे पास में मार्कर थे, उन मार्कर की सहायता से प्योर रिकॉम्बिनेंट को पहचानेंगे। ठीक है, तो हम क्या करेंगे, मार्कर्स की सहायता से प्योर रिकॉम्बिनेंट सेल्स को पहचानते हैं। ठीक है, मार्कर की सहायता से हम क्या करेंगे, प्योर रिकॉम्बिनेंट सेल्स को पहचान लेंगे। नेक्स्ट, ठीक है, प्योर रिकॉम्बिनेंट सेल्स को अब जिस प्लांट को हमें ट्रांसजेनिक बनाना है उसकी कोशिकाओं पर अटैक करवाते हैं। ठीक है, प्योर रिकॉम्बिनेंट सेल्स को या सेल्स को की जगह पे सेल्स का कर देते हैं का उपयोग टारगेट पादप की कोशिकाओं पर करते हैं। ठीक है, अब टारगेट पादप की कोशिकाओं पर इसका उपयोग करेंगे, इससे क्या होगा आगे समझते हैं। तो नेक्स्ट अगली स्लाइड में देख लेते हैं हम लोग। अगली स्लाइड क्या कहती है हमारी, टीआई प्लाज्मिड ट्रांसजीन को पादप के जीन में जोड़ देता है। अब देखिए हमारा टीआई प्लाज्मिड ने क्या किया, ट्रांसजीन को जोड़ दिया पादप के जीन में। क्या होगा, पादप का जीन मॉडिफाइड हो जाता है। ठीक है, अब पादप का जीन क्या हो गया, मॉडिफाइड हो गया, तो पादप क्या हो गया, अतः पादप जेनेटिकली मॉडिफाइड या फिर ट्रांसजेनिक प्लांट बन जाता है। ठीक है, बस सिंपल। तो यहाँ पे हमारे पास में ट्रांसजेनिक प्लांट बन चुका है। ठीक है, तो यही तरीका होता है ट्रांसजेनिक प्लांट को बनाने का बेटा। ठीक है, इतना आसान तरीका है। इतने आसान तरीके से अगर आप कार्य करोगे तो आपके लिए बहुत आसान रहेगा। चीजों को हमें ऐसे ही समझना है। अब जहां जहां हमने ट्रांसजीन लिखा है ना, वहां वहां अगली बार में क्या करेंगे, जिस प्रकार का हमें पादप बनाना है, जो भी उसके अंदर लक्षण डालने हैं, वो जीन का नाम लिखते चले जाएंगे। बस ये काम होता जाएगा। ठीक है,
तो चलिए, तो डियर, उम्मीद करता हूं कि आप लोगों को सब कुछ बहुत अच्छे से समझ में आया होगा, आप लोगों ने लेक्चर को पूरी तरह से एंजॉय भी किया होगा। अब हम अगली क्लास के अंदर मिलेंगे, जिसके अंदर हम लोग और पहचानेंगे, क्योंकि यहाँ पे तो मैंने आपको एक कॉमन प्रोसीजर बताया है। अब हम देखेंगे कैसे हम बेटी ब्रिंजल बनाते हैं, कैसे बेटी कॉटन बनाते हैं, फ्लेवर सिवर टोमेटो के बारे में देखेंगे, तो इन सब चीजों के बारे में जानेंगे। तो तब तक के लिए मैं आप सभी लोगों से अलविदा लेता हूं। आप सभी को गुड लक, ऑल द बेस्ट।